चलिए हिंदी मीडियम वाले लिखिए। मान लो धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध G, मान लो धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध G तथा शंट का प्रतिरोध S, शंट का प्रतिरोध S है। परिपथ में मुख्य धारा I, परिपथ में मुख्य धारा I है। इसमें से IG धारा धारामापी से तथा IS धारा शंट से प्रवाहित होती है। IG धारा धारामापी से तथा IS धारा शंट में से प्रवाहित होती है। हो गया। चलिए अब ये पॉइंट एक जंक्शन है, ये वाला बिंदु एक संधि है, ठीक है। तो इस जंक्शन में देखिए, जंक्शन की क्या खास बात होती है, इसमें जो इनकमिंग करंट है वो इक्वल होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट के। जितनी धारा अंदर आएगी उतनी धारा बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है ना। जैसे अगर मैं लिखूं इसको, किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करो ना, इसमें क्या था, आप लोग क्या लेते थे, इनकमिंग करंट को नेगेटिव या पॉजिटिव, इनकमिंग को पॉजिटिव और आउटगोइंग को नेगेटिव लेते, ऐसा लेते थे। चलिए वही लगा लेते हैं बाय किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ के प्रथम नियम से I आप लोग नेगेटिव लेंगे क्योंकि आपने इनकमिंग को नेगेटिव बोला है, IG पॉजिटिव है और IS भी पॉजिटिव है, और सबका सम किसके इक्वल होता था, 0 की। नेगेटिव I को इधर ट्रांसफर कर दो तो नेगेटिव I इधर आके पॉजिटिव I बन गया, तो I इज इक्वल्स टू IG प्लस IS। ये हो गया आपका टोटल करंट। टोटल करंट I किसके इक्वल होगा, तो IG प्लस IS के इक्वल होगा। फिर से देख लीजिए, 2 और 3 कितना, 5, और ये अकेला कितना, 5, ठीक है। 2 एम्पियर 3 एम्पियर इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, दोनों को प्लस करेंगे तो, और ये अकेला कितना था, 5 एम्पियर। वही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन हमने कर दी है कि 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, और I अकेले कितने के इक्वल था, 5 एम्पियर के इक्वल था। आपने बोला ना जंक्शन में इनकमिंग करंट को हम लोग नेगेटिव लिए थे उस समय, अच्छा पॉजिटिव लिए थे। अब जो भी लेना है देखो, आप लोग नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, आंसर वही आना है, कुछ भी कर लो। मैं अगर इसको पॉजिटिव भी ले लूँगा तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई भी काम करो ना, उस काम को आप लोग कॉन्स्टेंटली करना, मतलब उसको चेंज मत करना। अगर आप लोगों ने सीखा है कि हमने इनकमिंग को नेगेटिव लेना है या आउटगोइंग को नेगेटिव लेना है, तो वैसे ही लेकर के बनाना। चलिए अब आप लोग बोल रहे हैं कि हमने इसको क्या लिया था, पॉजिटिव, तो मैं इसको पॉजिटिव लेके बना रहा हूँ। I अगर पॉजिटिव लिए हो तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव इक्वल्स टू 0। I को यही रहने दो, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू को इधर ट्रांसफर करोगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो I किसके इक्वल हो गया, IG प्लस IS के, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलली कंबाइन किए गए हैं, ठीक है, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसके भी 2 एंड्स हैं,
दो टर्मिनल इसके भी होते हैं और दो टर्मिनल इसके भी होते हैं। और जब करंट टर्मिनल के पास आती है, जब करंट टर्मिनल के पास आएगी तो अक्रॉस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में सुनिए, जैसे ही विद्युत धारा इस शंट प्रतिरोध के टर्मिनल के पास आएगी, एक सिरे के पास आएगी, वैसे ही सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ओम का नियम, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर V किसके इक्वल होता है? आई आर के। ये ओम का नियम कहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कोई भी कंडक्टर हो, अगर आप उसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं तो जैसे ही उसके एंड पे करंट पहुंचेगी तो अक्रॉस द एंड्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए एक लाइन, कितना क्रिएट होगा अभी हम बता रहे हैं। As the coil of galvanometer and shunt, as the coil of galvanometer and shunt are joined in parallel, therefore the potential difference across the ends of coil and shunt will be हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, धारामापी की कुंडली और शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं। धारामापी की कुंडली और शंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ends of coil and shunt will be same। आप लोगों ने क्या लिखा? धारामापी की कुंडली और शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर पोटेंशियल difference across the coil equals to potential difference across the ends of शंट। देखिए, कुंडली के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर किसके बराबर होगा? शंट के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर के। लिख लीजिए, कुंडली के सिरों के मध्य विभवांतर, धारामापी की कुंडली के सिरों के मध्य विभवांतर बराबर शंट प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर। शंट प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर। क्लियर है? ये ऐसा क्यों होगा? देखिए, दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर सेम क्यों होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस में जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते थे तो वो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता था, ऐसा। ये इस तरीके का। ये आपके सिलेबस से इस साल हट गया है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का आपके सिलेबस से हट गया है, और गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन भी आपके सिलेबस से हट गया है। गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन था
जिसमें एक गोली कवच के भीतर बाहर, ठीक है, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर होता था, स्फेरिकल कंडक्टर के आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, वो भी आपके सिलेबस से हट गया। एक एप्लीकेशन हटा है फर्स्ट चैप्टर से, और सेकंड चैप्टर से कुछ नहीं हटा है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो चैप्टर है, विद्युत धारिता, उसमें से कुछ नहीं हटा है। थर्ड चैप्टर से ये हटा है, और कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन प्रतिरोध के वर्ण, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा था विबग्योर नहीं, बीबी रॉय और ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वो कलर्स के लिए याद करने का ट्रिक था। ठीक, इसमें देखिए जैसे ही करंट पहुंचेगी, यहाँ से करंट आई, ट्रेवल करना स्टार्ट की, जैसे ही करंट इसके एंड्स पे पहुंचती है तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में कैसा क्रिएट होता है, सेम, कितना, V इज इक्वल्स टू आई आर। क्यों? क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस कितना है, R, और करंट कितनी दौड़ रही है तीनों में, I दौड़ रही है। और इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखिए तीनों का टर्मिनल एक ही लाइन में है, ये भी तो पैरेलल जुड़ा हुआ है, ये भी तो समांतर क्रम में है, तो इनका टर्मिनल भी एक ही लाइन में है, तो इनका भी पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। तो इसीलिए हमने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ शंट। आ रही बात समझ में? तो जितना विभवांतर कुंडली के सिरों के बीच होगा, उतना ही विभवांतर शंट के सिरों के बीच होगा। ओके, चलिए, कॉइल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आपको मालूम है V किसके इक्वल होता है, आई आर के, तो करंट तो यहाँ I दौड़ रही है। रेजिस्टेंस क्या होता है गैल्वेनोमीटर का, G, क्या होता है, G, तो यहाँ पे I और ये G, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनो में कौन सी करंट दौड़ रही है, तो IG करंट दौड़ रही है, ये, तो करंट IG और रेजिस्टेंस कैपिटल G, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कैपिटल G हो जाएगा, इक्वल्स टू शंट में करंट कौन सी दौड़ रही है, IS, और रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल S। यहां तक की बात क्लियर है क्या? ओके, इसको ना आप लोग इक्वेशन 1 ऊपर वाले को नाम दे देना, इक्वेशन 1, ठीक है। अभी यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं है, तो अब रेजिस्टेंस को एक साइड कर लो और करंट को एक साइड कर लो, ये IG को IS के अपॉन में ले आओ और ये कैपिटल S को कैपिटल G के अपॉन में ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, IS अपॉन IG इज इक्वल्स टू G अपॉन S, IS अपॉन IG इज इक्वल्स टू G अपॉन S, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब यहां से देखिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम हमको करना है, ठीक है, और जो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, अगर आप लोग ये ध्यान नहीं रखेंगे तो बीच में फंस सकते हैं आप डेरिवेशन में। ये जो इक्वेशन 2 है, इसके दोनों साइड में 1 ऐड करना है, एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों पक्षों पर एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो G अपॉन S प्लस 1 इज इक्वल्स टू IS अपॉन IG प्लस 1, IS अपॉन IG प्लस 1, ठीक है। ये देखिए, ये हो जाएगा एल्शियम लेकर के G प्लस S अपॉन S, ये भी एल्शियम लेकर के IS प्लस IG अपॉन IG। अब आप लोग जानते हैं इक्वेशन 1 को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो IS प्लस IG किसके इक्वल है, I के इक्वल है, तो इसको मैं I अपॉन IG लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू G प्लस S अपॉन में S। ये I कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। इसके बाद
ये आपका हो जाएगा, आई को आप इधर, एस को इधर भेज दीजिए, तो आई एस किसके इक्वल हो जाएगा, इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप लोग चेंज करिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे लेकर के जाइए। तो अगर मैं आई जी को ऊपर ले जाता हूँ और आई को नीचे लाता हूँ तो ये भी चेंज हो जाएगा, एस अपॉन जी प्लस एस। क्लियर है? ओके, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 3। अब देखिए इस इक्वेशन 3 से एक नया इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। एक कंडीशन हमने लगाया कि देखिए करंट तो बहुत सारी जा रही है इस सर्किट से, ठीक है, इस सर्किट में करंट बहुत सारी फ्लो हो रही है, लेकिन हम लोग एक चीज़ बोलते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर से करंट का nth पार्ट फ्लो हो रहा है, nवां भाग, ठीक है, जैसे यहाँ से करंट स्टार्ट हुई फ्लो होनी, तो सॉरी करंट यहाँ से आ रही है, करंट यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, शुरू में करंट चली 1 एम्पियर, हमने करंट इंक्रीज किया 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है, ऐसा करते करते हम ये बोल रहे हैं कि करंट का nth पार्ट, nवां हिस्सा अगर इस गैल्वेनोमीटर में से पास होगा तो हमको कंडीशन क्या देखने को मिलेगी। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, नोट करिए। इफ द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज nth पार्ट ऑफ मेन करंट, इज nth पार्ट ऑफ मेन करंट, if the current passing through the galvanometer is nth part of main current, ठीक है। अभी करंट कौन सा पोर्शन करंट का गैल्वेनो में से पास हो रहा था, तो आंसर है आई जी करंट पास हो रहा था। कौन सा करंट पास हो रहा था, तो हमको इक्वेशन ये मिला, ठीक है। अगर nवां भाग धारा का प्रवाहित होगा कुंडली में से, आप लोग कुछ लिखे नहीं लिखे तो लिखिए, मुख्य धारा आई का nवां भाग धारावापी में से प्रवाहित हो तो मुख्य धारा आई का nवां भाग धारावापी में से प्रवाहित हो तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो आई जी अपॉन आई है ये इक्वल हो जाएगा 1/n के। मेन करंट का nth पार्ट इस गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होगा, मुख्य धारा का कौन सा भाग, nवां भाग, ठीक है, उस धारावापी में से प्रवाहित होगा। तो उस सिचुएशन में देखिए आई जी अपॉन आई हमको किसके इक्वल मिल गया, 1/n के। अब ये आई जी अपॉन आई की वैल्यू जो 1/n मिली है हमको, उसको इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। आई जी अपॉन आई की जगह पे आप क्या रखेंगे, 1/n रखेंगे, ठीक है। तो चलिए पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3, समीकरण 3 में मान रखने पर ये हो जाएगा 1/n, इसकी जगह मैंने रखा s अपॉन जी प्लस एस, n को इधर ट्रांसफर करो g प्लस एस को, तो g प्लस एस 1 से मल्टीप्लाई होकर के g प्लस एस ही रह गया, n इधर आया तो ns हो गया। अब s को एक तरफ कर लीजिए, s जिसके साथ है ns माइनस एस इज इक्वल्स टू जी, तो s कॉमन निकाल लो, n माइनस 1 इक्वल्स टू जी, तो शंट रेजिस्टेंस कितना मिल गया भाई, g अपॉन n माइनस 1। ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, g अपॉन n माइनस 1। इक्वेशन 4। अब देखिए शंट रेजिस्टेंस क्या काम करता है। मान के चलिए इस गैल्वेनोमीटर में से
गैल्वेनोमीटर में से जो nth पार्ट करंट का फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है 10 एम्पियर। कितनी है? 10 एम्पियर। वैसे 10 एम्पियर बहुत हाई करंट होती है, हमारा गैल्वेनोमीटर तो इतने में चला जाएगा, ठीक है, उतना मेजर नहीं है। बहुत कम करंट जो है वो मेजर कर सकता है, अंदर की कॉइल जो है वो जल जाती है, ज़्यादा करंट फ्लो होती है। एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अगर करंट का nth पार्ट 10 एम्पियर का हुआ तो शंट क्या काम करेगा? आंसर है शंट काम करेगा उस करंट में -1 का। तो 10 - 1 कितना हो जाएगा? 9 एम्पियर। तो एक चीज देखिए, शंट में से कितनी करंट जा रही है? आंसर है 9 एम्पियर करंट जा रही है। कितनी करंट जा रही है? 9 एम्पियर। तो बचा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को सिर्फ 1 एम्पियर को सेंस करना है, ठीक है। तो अगर 5 एम्पियर जो है करंट nth पार्ट हो गया शंट का, तो 5 - 1 कितना हो गया? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर कहाँ से जाएगी? शंट में से जाएगी। अगेन कितना सेंस करना है गैल्वेनोमीटर को? 1 एम्पियर। तो इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर को हार्म से हम लोग बचा लेते हैं शंट रेजिस्टेंस लगा करके, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखिए इसको ना और अच्छे से प्यूरिफाई करते हैं कि एग्जाम्पल देख करके। एक एग्जाम्पल ये कह रहा है कि एक धारामापी का प्रतिरोध 25 ओम है। एक धारामापी मतलब एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका रेजिस्टेंस है 25 ओम। कितना है? 25 ओम। मुख्य धारा का 10वें भाग ओम है, मुख्य धारा के 10वें भाग को उसमें से होकर प्रवाहित करना चाहते हैं। जो मेन करंट है उसका 10th पार्ट इसमें से होकर के जाना चाहता है, या हम फ्लो करवाना चाहते हैं। कौन से पार्ट को? मेन करंट के 10th पार्ट को। मतलब n कितना हो गया? 10। तो आपको ये बताना है कि उस समय शंट रेजिस्टेंस कितना होगा। शंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो अभी जो फॉर्मूला मैं बनाया S = G कितना है? 25 अपॉन मेन करंट 10 - 1। मेन करंट का nth पार्ट 10 था, तो 25/9, ठीक है। 9 × 2 = 9, 2 = 10 रहेगा, 18 बचा कितना? 7। तो 9 × 8 = 72, ये कितना हो रहा है? 70 ना, 9 × 7 = 63, 2.7 इतना जो है शंट रेजिस्टेंस होगा। कितना होगा? 2.7 ओम का शंट रेजिस्टेंस होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो शंट रेजिस्टेंस कितना होगा कि हमको पता लगाने के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा। मैं यहाँ रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि शंट में से कितनी करंट होकर के जा रही है। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? अगर गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस 25 ओम का है, 25 ओम का है, ठीक है, और मेन करंट का 10th पार्ट जो है वो गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? तो हमारे पास है ना फॉर्मूला, हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। जब फॉर्मूला हमारे पास है तो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को। अब इसी को मैं चेंज कर दूँ, मैं बोलूँ कि ये 10 ओम है रेजिस्टेंस और मेन करंट का 5th पार्ट इसमें से होकर के जाता है, तो कितना हो जाएगा? S = 10 अपॉन 5 - 1, तो S = 10/4 और डिवाइड कर दो 5/2 और डिवाइड कर दो 2 × 2 = 4.5, 2.5 आ जाएगा। शंट रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा? 2.5 ओम का। क्लियर है? इसका मतलब एक चीज तो हमको समझ में आ रही है, जितना रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का होता है उससे बहुत कम रेजिस्टेंस किसका होता है? शंट। जब रेजिस्टेंस इसका 25 ओम था तो शंट का रेजिस्टेंस 2.7 था। जब इसका रेजिस्टेंस 10 ओम हुआ तो शंट का रेजिस्टेंस 2.5 ओम हुआ। और कम कर दें गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को, इसको मैं 6 कर दूं तो 6, और मेन करंट का कौन सा पार्ट इसमें से फ्लो करवाएं? 3rd पार्ट।
तो 3 माइनस 1 6/2 3 ओम। मतलब ये वाला रेजिस्टेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा ये वाला इंक्रीज होता जाएगा। आ रही बात समझ? गैल्वेनो रेजिस्टेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा शंट रेजिस्टेंस वैसे वैसे अपने आप को इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है क्या? शंट रेजिस्टेंस में कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? ओके ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आप लोगों का।